हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता है। देखिए, संघवाद यानी फेडरलिज्म। संघवाद जो है कई मानने में जो है +2 के वाले बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और ये जो है BA वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है। कहते हैं भारत के संविधान में संघीय संविधान के लक्षण तो है, किंतु ये संघीय शासन स्थापित करने का जो है दावा नहीं करता है। संविधान सभा के सदस्य यह तय नहीं कर पाए हैं कि भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहा जा सकता या नहीं। इस सवाल का जवाब जो है संघवाद के अर्थ को जानने से, इसकी आवश्यकताओं और लक्षणों का जो है पहचाने बिना नहीं पाया जा सकता है। आइए हम इन बातों को जो है परीक्षण करने की कोशिश करें कि ये जो है भारत संघ है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले अगर संघ होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि लिखित संविधान। तो कहते हैं लिखित संविधान क्या है? किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण यही होता है कि उसके पास एक लिखित संविधान होना चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर केंद्र तथा राज्य सरकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। इसमें संविधान की स्वच्छता प्रदान की गई है, क्योंकि इसमें जो है केंद्र तथा राज्य के संविधान द्वारा शक्ति प्रदान भी की गई है तथा उन्हें अपने अपने क्षेत्र में शासन की स्वतंत्रता प्रदान भी किया गया है। उसके पश्चात संघीय होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है जटिल संविधान। किसी संवैधानिक पद्धति में संविधान जो है संशोधन सामान्यतः एक जटिल प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान के अनुसार कुछ संशोधन विशेष बहुमत पर निर्भर होता है और इस प्रकार के संशोधन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संपूर्ण संख्या के अधिकतम सदस्यों की सहमति तथा उपस्थिति सदस्यों के 2/3 मतों के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन 50% राज्य की सहमति से होती है और इस प्रक्रिया के बाद जो संशोधन पर राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि हमारे बहुमत जो होते हैं कभी भी संसद में पास होते हैं या लोकसभा राज्यसभा में होते हैं 2/3 बहुमत से होते हैं और इसमें जो है सहमति कम से कम 50% होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये तब पास माना जाता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है और भारत में प्रमुख संशोधन की प्रक्रिया से ही होता है। इसी कारण भारतीय संविधान को जटिल संविधान भी कहा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शक्ति का विभाजन। देखिए, फेडरलिज्म होने के लिए शक्ति का विभाजन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि संघीय होने का मतलब ही है शक्ति का बंटवारा। हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकार एक दूसरे के बिना बाधा हुआ पहुंचाते हैं, यानी तो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अपनी सीमाओं का बिना अतिक्रमण किया तथा दूसरे की गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना सुचारू रूप से अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन सी सूचियाँ हैं, तो आपको याद रखना होगा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में जो है 97 राष्ट्रीय महत्व को विषय को जो है उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार आदि जो है विषय आते हैं। राज्य सूची में जो है 66 स्थानीय महत्व के विषय जैसे कि शिक्षा, जन स्वास्थ्य और पुलिस आदि आते हैं। समवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य दोनों के संबंधित जो है 47 महत्वपूर्ण विषय जैसे बिजली, मजदूरी, संगठन, आर्थिक, सामाजिक योजना आदि सम्मिलित किया गया है। उसके पश्चात आता है न्यायपालिका की स्वच्छता। देखिए, संघ के अन्य लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो कि संविधान की व्याख्या भी करे तथा उसकी पवित्रता की रक्षा भी करे। केंद्र तथा राज्य के बीच जो है संपन्न विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल्य क्षेत्र अधिकार होता है। यदि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि बात यहाँ पर हम करें भारतीय संघ की स्वरूप के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं भारत का संविधान एक संघीय संरचना की स्थापना करता है और इस तथ्य के बावजूद भारतीय संविधान को जो है विशुद्ध रूप से संघीय श्रेणी में रखना कठिन भी है। संविधान के निर्माताओं ने इसके संघीय लक्षणों में परिवर्तन करके इनमें कुछ गैर संघीय विशेषताओं भी जोड़ दी गई है। कहते हैं ये जोड़ी गई विशेषता कुछ इस प्रकार है। अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्य का एक समूह है।
इसमें दो बातें निहित होती है। पहला तो यह है कि राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरी यह कि राज्यों को केंद्र से अलग हो जाने अथवा स्वतंत्र रूप से बाहर करने की छूट नहीं है। इसके अलावा केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, जिसके भीतर ही केंद्र तथा राज्य दोनों के कार्य करना है। संघ एक समूह है क्योंकि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, एवं यह देश में एकता कायम रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना योगदान भी देता है। कहते हैं राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र ही करता है तथा इसकी अनुशंसा पर या उसके बगैर भी राज्य प्रशासन के केंद्र अपने हाथों में ले सकता है। दूसरे शब्दों में राज्य में राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यबंध ने अब साफ कर दिया है कि राज्यपाल अधिकतर राज्य के मुखिया के रूप में न होकर केंद्र के एजेंडे के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि केंद्र के पास राज्य प्रशासन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। अगर हम संघवाद की सबसे पहली और आवश्यक मांग यही होती है कि संसद के ऊपरी सदनों में राज्यों को सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिकी सीनेट के ऊपरी सदन में प्रत्येक राज्यों को 2 प्रतिनिधित्व के लिए सीटें आरक्षित होती है। आपको अगर पता होगा कि अमेरिका में 50 टोटल राज्य हैं, और 50 राज्य में से 2-2 व्यक्तियों को सीनेट के लिए चुना जाता है। तो इससे ये होता है कि इसमें आरक्षित होती है, किंतु हमारे संविधान में इस प्रकार की बराबरी का कोई प्रावधान नहीं है, और न ही राज्यसभा में इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के लिए सीटें का आरक्षण है। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका कहते हैं वहाँ पर निचले सदन है बिल्कुल ही कमज़ोर है, लेकिन भारत में अगर निचले सदन की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर अमेरिका की बात करें, ऊपरी सदन की बात करें, तो वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें ऊपरी सदन की, तो ये बहुत ही कमज़ोर है। तो ये कहते हैं अमेरिका और इंडिया में विपरीत है, सब कुछ विपरीत है, क्योंकि हमारा संविधान कई मायने में आप देखोगे तो ब्रिटेन के संविधान से काफ़ी मिलती जुलती ही है। इसी क्रम में लगभग सभी महत्वपूर्ण पद जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखित परीक्षक आदि की नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। यहाँ इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, और यहाँ अलग राज्य के लिए अलग अलग संविधान का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन का ये पहल केंद्र सरकार ही कर सकता है। राज्य सरकार के संविधान में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी राज्य सरकार में कोई तरह का ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। सारे के सारे जो होते हैं आपको पता ही होगा, केंद्र में ही सरकार के रूल रेगुलेशन बनते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए कड़ी नागरिकता का, कहते हैं अमेरिका में डबल सिटीजनशिप लिया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान किया गया है, यानी आप भारत में कहीं भी रहो आपका एक ही जगह के नागरिकता मिलेगी। इसी क्रम में संघीय ढांचों को छोड़े बिना यहाँ एकरूपता तथा न्यूनतम साझा प्रशासनिक सत्र को बनाए रखने के लिए भी प्रावधान है। इसके लिए अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि IAS और IPS का गठन किया गया है, जो कि केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। वित्तीय मामलों में भी राज्य केंद्र के ऊपर आश्रित रहता है, और राज्य अपनी जरूरतों के वित्तीय साधन भी खुद नहीं अर्जित कर सकते हैं। वित्तीय संकट के समय राज्य की वित्तीय स्थिति पर केंद्र का पूरा नियंत्रण हो जाता है। किसी राज्य में यदि किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न हो जाते हैं, तो केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस राज्य में अथवा उस राज्य के अशांत हिस्से में केंद्रीय पुलिस बल के नियंत्रण के लिए भेजे। संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा अथवा घटा सकती है, और साथ ही वह किसी भी राज्य के नाम अथवा उसकी सीमा रेखा में बदलाव अथवा परिवर्तन कर सकती है। उसके पश्चात संघीय सिद्धांत दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था भी करता है, यानी देखा जाए तो संघीय सिद्धांत के अनुसार दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था करती है। परंतु भारत में एकल न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। यानी भारत में एकल है, तो यहाँ पर संघीय होने के दावा को नकारा जा सकता है। संविधान में केंद्रीय सूची के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने के लिए केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है, यानी कोई भी विषय जो होता है केंद्र द्वारा ही पारित होती है। राज्य सरकार की शक्तियाँ बहुत ही सीमित होती है, और वित्तीय रूप से राज्य केंद्र पर ही निर्भर रहता है, यानी राज्य के सरकार की शक्तियाँ बहुत ही कम होती है।
उपरोक्त चर्चा के बाद अब यह बात स्पष्ट हो गया है कि राज्य की शक्तियों को कम करते हुए शक्तियों के झुकाव केंद्र सरकार के पक्ष में है। राज्यों को केंद्र से निकट सहयोग करके ही चलाना पड़ता है और इस प्रकार इन बातों से इस विवाद को बल मिलता है कि भारतीय संविधान अपने स्वरूपों में तो संघात्मक है किंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। यानी देखा जाए तो भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघात्मक है लेकिन आत्मा इसका जो है एकात्मक है। संविधान विशेषज्ञों ने इसे अर्धसंघीय भी कहा है, यानी अर्धसंघीय। यहाँ पर तो सोचो हमारा आया है वो केंद्र राज्य संबंध। देखिए हम इस बात से पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक ढांचे का निर्माण करता है और केंद्र राज्य दोनों का निर्माण जो है संविधान द्वारा ही होता है और दोनों अपनी शक्ति जो है संविधान से प्राप्त करते हैं। और कुछ लोगों का यह भी गंभीर आरोप है कि भारत एक संघ है तो किंतु इसमें पूरक एकात्मक लक्षण भी कुछ मौजूद है। यह आलोचना कहाँ तक सही है, इस बात को समझने के लिए केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के 11 और 12 के विधायी प्रशासनिक और तथा वित्तीय आधारों पर केंद्र तथा राज्य के बीच संबंधों की चर्चा हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैटेगरी आता है विधायी संबंध। देखिए हमारे संविधान में विधायी संबंधों को लेकर अधिकारों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। विधायी अधिकारियों के संबंध में 2 सूचियां होती है। पहली सूची जो है केंद्र सूची और दूसरी सूची राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य सूची भी इसके साथ जोड़ी दी गई है जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। इन तीनों सूचियों में सबसे लंबी सूची केंद्र सूची की है जिसमें राष्ट्रीय हितों की संबंधित जो है 97 मामलों का उल्लेख है। इसमें रक्षा, रेलवे, डाक तार, आयकर, अबकारी आदि मामले आते हैं। संसद को संपूर्ण देश में कानून बनाने तथा केंद्रीय सूची का कार्य करने के लिए विशेष अधिकार भी प्राप्त है। उसके पश्चात राज्य सूची में जो है स्थानीय मुद्दे में संबंधित 66 जो विषय का उल्लेख है। इसमें से कुछ जो है महत्वपूर्ण मामले जैसे राज्य में वर्णित तथा जो है व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन उद्योग आदि उल्लेखित है। विधानमंडल को राज्य सूची में सम्मिलित सभी विषयों पर कानून बनाने का पुण्य अधिकार प्राप्त है किंतु संबंधित राज्य सिर्फ अपने राज्य में संबंधित मुद्दे पर ही कानून बना सकता है। समवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य दोनों से संबंधित जो है 47 मामलों का उल्लेख हुआ है। इसमें मुद्रिक शुल्क और औषधि, बिजली, अखबार आदि विषय महत्वपूर्ण है। संसद तथा विषय जो है विधानमंडल दोनों ही सूची में सम्मिलित विषय का कानून बना सकते हैं। यदि किन्हीं स्थिति में एक ही विषय पर राज्य तथा केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगी। यदि इन तीनों सूचियों में सम्मिलित विषयों को अतिरिक्त किसी विषय पर कानून बनाना है तो उस पर जो है संसद का विचार करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रशासनिक संबंध। देखिए केंद्र तथा राज्य के बीच जो है प्रशासनिक संबंधों को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं के मन में कभी भी 2 स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के निर्माण की इच्छा नहीं रही, बल्कि उन्होंने दोनों के बीच जो है कहते हैं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाए रखने की कोशिश किया। यानी देखा जाए तो समन्वय और सहभागिता जो है बनाना काफ़ी उन्होंने महत्वपूर्ण समझा। राज्य के कार्यपालिका संबंधी अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के जो है भीतर ही प्रभावित होते रहते हैं। इसके अलावा यदि कभी जरूरत पड़े तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश भी दे सकते हैं। केंद्रीय सरकार राज्य को संसदीय कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व को दृष्टिकोण से संचार, रेलवे आदि सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। इस क्रम में अगर हम देखें अंतर्जातीय नदियों के संबंध विवादों पर संसद केवल अकेले फैसला कर सकती है। इसके अलावा एक प्रावधान यह भी है कि राज्य के बीच उत्पन्न विवादों पर राष्ट्रपति की सलाह लेने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी किया जाए। यहाँ तक कि राज्य से संबंधित कुछ प्रशासनिक कार्य राज्य सरकार एक निश्चित अवधि के लिए केंद्रीय सरकार को सौंप भी सकती है। भारत संविधान में प्रशासनिक प्रणाली की एकरूपता का प्रावधान है और इसके लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का गठन भी किया गया है और उसके द्वारा नियुक्तियां अधिकारी जैसे आईएएस और आईपीएस अथवा अन्य नियुक्तियां पदाधिकारी राज्य प्रशासन में धुरी का काम करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए राज्य पर नियंत्रण रखती है। इन सेवाओं के सदस्य जो है केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं तथा राज्य में सेवा भी देते हैं। राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है। संविधान में यह भी प्रावधान है कि राज्यसभा के अनुमोदन यानी
संशोधित पर संसद नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी कर सकती है और केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य प्रशासन पर नियंत्रण भी रखता है। और इस बात को समझने के लिए जब आपातकालीन प्रावधान का अध्ययन भी करना जरूरी होगा। जो हमारा चैप्टर आपातकाल होगा उसमें हम सारी बातों को जो है डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यह भी बात याद होगी कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय कार्यपालिका और जो है कार्यपालिका की जो प्रशासनिक निर्देश दे सकती है, यानी केंद्रीय अथवा राज्य प्रशासन की जो है स्वतंत्रता पर निर्देश जारी करने के संबंधी केंद्र सरकार को विस्तृत अधिकार प्राप्त है। राज्य के आग्रह पर केंद्र सरकार केंद्रीय पुलिस बल अथवा सेना को कहीं भी नियुक्त कर सकता है और यदि कोई ऐसा अवसर आया तो राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल को पूरे राज्य में फैलाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य प्रशासन केंद्र एक बहुत ही अहम भूमिका अदा भी करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष वित्तीय संबंध। देखिए, केंद्र के साथ राज्य के संबंधों के निर्धारण में राष्ट्रीय संसाधनों का बंटवारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संविधान में केंद्र राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संघीय सूची में शामिल विषयों पर संसद का कर लगा सकती है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कर लगा सकती है। साधारणतः अंतर्राज्यीय जो है करों की उगाही जो है आगाही केंद्र सरकार द्वारा तथा स्थानीय करों की उगाही जो है राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। कहते हैं अगर देखा जाए यहाँ पर तो केंद्र सूची में निबंध करे की आगाही निम्न श्रेणी में की जा सकती है। करों का निर्धारण तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है किंतु इनका आकलन और संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे मुद्रक शुल्क, दवाई पर उत्पादन कर, प्रसाधन संबंधी प्रस्तुत आदि। रेलवे, समुद्री तथा हवाई करों का जो है निर्धारण करना, उगाही करना केंद्र का ही कार्य है किंतु उन्हें राज्य को दे दिया जाता है। यदि संसद यह कानून बना दे कि जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अथवा प्रसाधन संबंधी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होना चाहिए, तब इनमें संबंधित करों की आगाही और संकलन का कहते कार्य तो केंद्र करता है किंतु केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा हो जाता है। कहते हैं केंद्र द्वारा निर्धारण एवं संकलन किए गए कर जिनका संचालन केंद्र करता है, जैसे अभिकारी अथवा आयकर आदि की संबंधित कर। केंद्र द्वारा निर्धारित कर जिनका संचालन केंद्र द्वारा किया जाता है किंतु केंद्र तथा राज्य के बीच उसका बंटवारा हो जाता है, जैसे कृषि का अलावा लगाया गया कर। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र का बेहतर संसाधन उपलब्ध है। केंद्र राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखता है तथा राज्य की विकास योजनाओं को लेखा जोखा के आकलन के आधार पर सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार की स्थितियों में वह राज्य के वित्तीय सहायता प्रदान भी करता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के बीच होने वाले करों के बंटवारे को स्थगित कर सकता है और राज्य के कुछ खर्चों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। राज्य की योजना का निर्धारण केंद्र की अगर देखा जाए तो प्राथमिकताओं के अनुरूप ही होती है एवं उनका कार्यान्वयन योजना आयोग की समिति से ही होती है। इसके अलावा राज्य को केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं को लागू भी करना पड़ता है, जिसके लिए केंद्र ही अनुदान देता है एवं शर्त भी रखता है। योजना आयोग के जो अति केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था बना दी है। राज्य के पास अगुवाई का कोई माध्यम नहीं है तथा केंद्रीय रूप से निर्धारित योजना जो है अव्यवहारिक रूप से लंब एवं बगैर उनकी स्थिति समझे उनके ऊपर थोप भी दी जाती है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो कहते हैं राज्य के अधिक स्वायत्तता की मांग की गई है। भारत संविधान के निर्माता देश की एकता अखंडता के प्रति सजग थे। उन्हें देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने वाली शक्तियों की जानकारी भी थी। उनको स्वतंत्रता के समय यह शक्तिशाली केंद्र सरकार अथवा आवश्यक थी कि इन खतरों का सामना कर सकती थी। अंत संविधान निर्माताओं ने केंद्र और एक प्रभावशाली भूमिका निर्धारित की। साथ ही साथ उन्होंने एक सहकारी संघ की स्थापना भी की। पिछले 5 दशकों में भारतीय संघ के द्वारा किए गए कार्य स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच हमेशा हार्दिक संबंध नहीं रहे हैं, यानी देखा जाए तो कभी भी वेलकम नहीं रही है राज्य और केंद्र सरकार के बीच। भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के जो सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर प्रशासनिक सुधार भी आयोग व अन्य आयोग बनाए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के रास्ते सुलझाने के लिए सरकारी आयोग का गठन भी किया गया है। कहते हैं सरकारी आयोग की सिफारिश द्वारा प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों की महत्ता का पता चलता है। इसने संविधान की मौलिक संरचना में परिवर्तन भी किए है, कभी सलाह नहीं दी है। इसके अनुसार संघात्मक होना अधिक अच्छी व्यवस्था है, बजाय दृढ़
स्थापनिक कल्पना की। आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद की जो इस स्थान पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त से इस बात पर भी बल दिया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों को ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ये प्रति सजग रहना चाहिए। यदि इसे एक सुव्यवस्थित प्रकार से किया जाए तो अलगवादी शक्ति जो है स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आपसी सलाह मशवरे द्वारा संघ और राज्य के अपने अंतरों को जो है समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। यानी राज्य और जो है सरकार, केंद्र सरकार आपस में तालमेल बिठाए तो देश के विकास में जो है अग्रसर होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगा। राज्य द्वारा अधिक वित्तीय सहायता की मांग को आयोग को उचित ठहराया भी है। केंद्र राज्य के संबंध सुधारने के लिए आयोग ने आर्थिक उदारीकरण और संविधान के संशोधन की सिफारिश भी किया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे का अगर चैप्टर देखोगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे के चैप्टर देखना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, और व्हाट्सअप स्टेटस पे जो है इसका कॉपी को लगाना तो भूलना ही नहीं है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आप टॉपिक को अगर खोजोगे कि तिरपान स्टडी सेंटर में मिलेगा तो वो शायद आप रिसर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको शायद प्राप्त नहीं होगा। आपको वो वीडियो प्राप्त होगा जो पुराने हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन के हैं। तो अगर तिरपान स्टडी सेंटर के अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर के टॉपिक ही ये पसंद आएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही सही रहेगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, अगर इसके वीडियो वाले में जाओगे तो सारे वीडियो जो है तिरपान स्टडी सेंटर के आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको सेव करके जो है आप लाभान्वित हो सकते हो।